नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रूल ऑफ लॉ, इंग्लैंड में विधि का शासन और जुडिशियल सिस्टम, जो कानून का शासन है वो किस तरह से संचालित होता है, विधि का शासन क्या है, वहाँ पर किस तरह चलता है। विधि का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, यह ब्रिटिश प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। ये वहाँ पर बहुत लंबे चले आ रहे उस संघर्ष का परिणाम है जो ब्रिटिश की जनता ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े संघर्ष से प्राप्त किए। ब्रिटिश शासन प्रणाली में निरंकुश प्रभुता और स्वेच्छाचारिता के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर कानून का ही शासन है, विधि का शासन है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधि द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। ब्रिटिश नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इस रूल ऑफ लॉ को अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति या उसको कानून की दृष्टि से एक उपाय मानते हैं। विधि का शासन के अंतर्गत व्याख्या जब करते हैं तो जो विद्वान हैं डायसी, एंसन, जेनिंग्स तथा बेड एवं फिलिप्स आदि के नाम प्रमुख हैं। इन सब में डायसी की व्याख्या प्रमुख मानी जाती है। 19वीं सदी में अंतिम दिनों में जितना सम्मान डायसी की रचना को मिला उतना किसी भी विद्वान को नहीं मिला। विधि पर डायसी के जो विचार हैं, डायसी के अनुसार इस तरह मान्यता है कि विधि के शासन से तात्पर्य है केवल यही नहीं कि हमें कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान के मूल में स्थित एक प्रबंध है। संविधान द्वारा इसकी गारंटी दी गई है। इसके जो अधिकतर दस्तावेज हैं वे निश्चित किए गए हैं, बल्कि कारण कि संविधान का क्रमिक विकास उसकी लंबे समय से चली आ रही मान्यता के आधार पर हुआ। डायसी कहते हैं वे नियम जो कि अन्य राज्यों में स्वाभाविक संवैधानिक संहिताओं के अंग होते हैं, अंग्रेजी भाषी राज्यों में व्यक्तियों के न्यायालयों द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित अधिकारों के स्रोत न होकर उनके परिणाम होते हैं। डायसी की प्रमुख रचना संविधान की विधि, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कानून के शासन पर 3 प्रमुख पहलुओं पर अपना विचार प्रकट किया है, जिसमें पहला है बिना अपराध के किसी को भी दंडित नहीं किया जाना। किसी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि
उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। यानी उसको दंड जब तक नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती, जब तक कि उसके कानून का उल्लंघन जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष समता। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। डायसी लिखते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या संग्रहकर्ता तक सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कोई अन्य नागरिक, अर्थात अकिंचन से लेकर प्रधानमंत्री तक। फ्रॉम द पॉपर टू द प्राइम मिनिस्टर, एक ही कानून लागू होगा। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। डायसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है क्योंकि सम्राट सदा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है। मंत्री गण देश के सामान्य कानूनों के अधीन हैं। डायसी को इस बात का गर्व है डायसी की इस बात का बड़ा गर्व है कि इंग्लैंड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक न्यायालय स्थापित नहीं किए गए। फ्रांस के किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय प्रशासकीय विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत ही किया जाता है। फिर तीसरा है, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विधि के शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालयों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए जिनके प्रमुख मुद्दे ये थे कि नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर कर सकते हैं, पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं तथा किसी जनसभा की कार्यवाही किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है। इस तरह के इसमें 3 तरह के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाली बात है। यही कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकती है। इसमें दूसरा जो पक्ष है, देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करने की बात है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी, देश की साधारण विधि के सब अधीन होंगे और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालय द्वारा ही होगी। फ्रांस में प्रचलित प्रशासकीय विधि पद्धति का विलोम है। तो इस तरह से ये इसमें रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत प्रावधान किए गए। विधि के शासन के बारे में जेनिंग्स ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। जेनिंग ने डायसी की व्याख्या में कई कमियां बताई हैं। पहली मान्यता डायसी की है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि उसने किसी कानून को भंग न किया हो। इस संबंध में जेनिंग कहते हैं कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से ही प्राप्त करते हैं। लुई 14वें, नेपोलियन प्रथम, हिटलर और मुसोलिनी ने बहुत से अत्याचारी कानून बनाए और उनके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या इस आधार पर हम यह मानकर चल सकते हैं कि उनके शासन काल में कानून या विधि का शासन था? इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में भी सरकार विवेकाधिकारों का प्रयोग करती है। युद्ध काल में लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है तथा शांति काल में यह संभव है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि को भी किसी की भी हो उसको भी हस्तगत कर ली जाए। इस तरह से ये जो विचार हैं उत्तराधिकार का जो मामला है 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने तय किया।
न्यायालय के किसी भी निर्णय से नहीं। अतः डायसी यह विचार तर्कसंगत नहीं दिखता कि संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णयों से हुआ है। विधि के शासन के जैनिंग ने जो 3 अर्थ बताए हैं कि संवैधानिक सरकार हो वह, लेकिन तानाशाही व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न होनी चाहिए, कि उसमें कहीं भी डिक्टेटरशिप का प्रभाव दिखाई नहीं देना चाहिए और वह सरकार पूरी तरह से संविधान के अनुरूप कार्य करती हो। बराबर बालों के लिए एक से कानून। जैनिंग ने समता के अभिप्राय केवल यह है कि बराबर बालों के लिए एक से कानून हो और उन्हें समान रूप से लागू किया जाए, अर्थात एक जैसे लोगों के साथ एक सद्व्यवहार किया जाए। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ग के लिए यह परिस्थिति जरूरी नहीं कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। बच्चे, बाल, अपराधियों आदि के लिए जो कुछ विशेष सुविधाएं हैं उनका अलग से प्रबंध करना भी जरूरी है। फिर अगला जैनिक ने बताया कि सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के जो उपाय हैं उनका प्रयोग करे। असल में हस्तक्षेप नीति में जैनिक विश्वास करते थे कि जितना हो व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाए और उसमें हस्तक्षेप करने का जो भाव है उसको दूर रखना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां हम देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में बदल चुकी हैं। हस्तक्षेपवाद के स्थान पर अब समाजवाद, लोक कल्याण आदि को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निर्धनता, अशिक्षा, रोग निवारण के लिए सरकार यदि मौलिकाधिकारों का इस्तेमाल करें तो इन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से ये जो रूल ऑफ लॉ का प्रावधान है वो इंग्लैंड में स्थापित किया गया। धन्यवाद।